हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी। और कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। यह परिवार अपनी परंपरा और संस्कारों के लिए मशहूर था। परिवार बड़ा था। सास, ननद, बड़ा बेटा, उसकी पत्नी, एक देवर और घर की नई बहू। परिवार के छोटे बेटे अमित की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। अमित रेलवे में नौकरी करता था और उसका स्वभाव शांत और जिम्मेदार था। दूसरी ओर उसकी पत्नी संध्या थी, एक इकलौती बेटी, अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन, पढ़ी लिखी, सभ्य और सुंदर। संध्या अपने मायके में कभी रसोई या घर गृहस्थी के कामों में हाथ नहीं बटाई थी। माँ ने हमेशा कहा था, बिटिया पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, काम तो जिंदगी में सीख ही लोगी। शादी के समय दोनों परिवार खुश थे। रिश्तेदारों ने तारीफ करते हुए कहा, क्या सुंदर बहू लाई हो घर में, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। शादी के बाद कुछ ही दिन बीते थे कि अमित को अपनी नौकरी पर लौटना पड़ा। रेलवे की नौकरी में ड्यूटी कठोर और जगह बदलती रहती है। उसने अपनी पत्नी को समझाया, संध्या तुम यहाँ माँ और परिवार के साथ रहो। मैं जब भी छुट्टी मिलेगा आऊँगा, तुम चिंता मत करना। संध्या ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, पर मन ही मन घबराई हुई थी। नया घर, नए लोग और सबसे बड़ी बात, घर की छोटी बहू होने के नाते सभी की उम्मीदें उससे जुड़ी थी। शादी के कुछ ही दिन बाद संध्या के सास ने रसोई में बुलाया, बहू आज से तुम ही खाना बनाने में हाथ बटाओ। घर बड़ा है, सबके लिए खाना जल्दी तैयार होना चाहिए। संध्या ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके मन में डर समा गया। मायके में उसने कभी रोटी तक बेलकर नहीं बनाई थी और यहाँ तो रसोई गैस से नहीं बल्कि आंगन के कोने में बने चूल्हे और उपले से जलती थी। धुएं से आंखें जलती, हाथ काले पड़ जाते। वह जेठानी की मदद से सब्जी काटने बैठी। जेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी अब तो तुम्हें सीखना ही होगा, ये ससुराल है, यहाँ बहू को सब काम आना चाहिए। संध्या ने धीरे धीरे सब्जी काटी, पर जब चूल्हे पर रोटी सेकने की बारी आई तो उसके हाथ कांपने लगे। रोटी जल गई, धुआं उठने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, धुएं से भी और शर्म से भी। नंदे आंगन में खड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी, देखो देखो, नई बहू की रोटी बनानी भी नहीं आती, कैसी पढ़ी लिखी है ये। सास ने ठंडी आवाज में कहा, पढ़ाई लिखाई सब अपने काम की जगह है बहू, लेकिन इस घर में सबसे बड़ा गुण है अच्छा खाना बनाना और सबको खिलाना। यही घर की असली लक्ष्मी कहलाती है। संध्या चुप रही, उसका दिल भर आया, मगर वह जानती थी अब यही उसकी परीक्षा है। दिन पर दिन संध्या रसोई में मेहनत करने लगी। धुएं से आंखें लाल हो जाती, हाथ जल जाते, कभी दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाता तो कभी रोटी कच्ची रह जाती, मगर वह हार नहीं मानी। रात को जब सब सो जाते, वह जेठानी से चुपके चुपके सीखती, कैसे आटा गूंथा जाता, कैसे सब्जी में तड़का लगाया जाता। उसके दिल में हमेशा यही ख्याल रहता, मैं इकलौती बेटी हूँ, माँ बाप ने कभी काम नहीं करवाया, पर मुझे इस घर को अपना मानकर चलना होगा, यही मेरी असली पहचान है। शादी के कुछ महीने बाद संध्या अपने मायके गई। अपने माता पिता और भाइयों से मिलकर उसका मन हल्का हुआ, लेकिन इस बार वह सिर्फ हंसी खुशी की बातें करने नहीं आई थी। उसके दिल में एक बोझ था। माँ ने जब पूछा, बिटिया कैसी हो, वहाँ सब ठीक तो है? संध्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ सब तो ठीक है, लेकिन मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती है। धुआं आंखों में चला जाता है, हाथ जल जाते हैं। मुझे गैस चूल्हे पर ही खाना बनाने आता है, मगर वहाँ तो गैस ही नहीं है। यह सुनकर उसके पापा और भाई चौंक गए। वह उनकी इकलौती और लाडली बेटी थी। पापा ने तुरंत कहा, बिटिया चिंता मत कर, तुम हमारी इज्जत हो, तुम्हारी परेशानी हम दूर करेंगे। भाई ने सहमति जताते हुए कहा, अब घर में गैस चूल्हा और सिलेंडर पहुंचेगा, फिर देखना तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में पापा और दोनों भाइयों ने मिलकर उसके लिए नया गैस चूल्हा और सिलेंडर खरीदा। जब संध्या की विदाई हुई तो वे लोग भी उसके साथ उसके ससुराल आए। ससुराल में सब लोग बैठे थे। संध्या के पापा ने प्यार से कहा, हमने सोचा कि बेटी को थोड़ा आराम मिल जाएगा अगर गैस चूल्हा घर में रहे।
अब इस पर सबको आसानी होगी। भाइयों ने गैस चूल्हा और सिलेंडर आंगन में लाकर असेंबल कर दिया। संध्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे लगा जैसे उसके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। वह मन ही मन सोच रही थी, अब मुझे धुआं में जलते हाथों से छुटकारा मिलेगा। मैं सबके लिए टेस्टी खाना जल्दी से बना पाऊंगी। अगली सुबह वह जल्दी उठी, ताजगी से भरी। उसने गैस चूल्हा ऑन किया और दाल चढ़ा दी। दाल की खुशबू रसोई में फैल गई। लेकिन तभी उसकी सास वहां आ पहुंची। उनकी आंखों में नाराजगी की चमक थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, क्या कर रही हो बहू? गैस पर खाना बना रही हो? यह सब यहाँ नहीं चलेगा। संध्या सकपका गई। माँ जी, मुझे मिट्टी के चूल्हे पर बहुत कठिनाई होती है। गैस पर आसान लगता है इसलिए। बात पूरी होने से पहले ही सास ने गुस्से से कहा, चूल्हे का धुआं ही असली स्वाद देता है खाने में। इस घर में सबने हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना खाया। गैस पर बना खाना हम नहीं खाएंगे। उन्होंने गैस का नॉब घुमाकर चूल्हा बंद कर दिया और कड़े शब्दों में बोली, याद रखो बहू, खाना तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा। यही इस घर की परंपरा है। संध्या वही खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। जो गैस चूल्हा उसे नई उम्मीद देकर आया था, वही अब उसके लिए बोझ बन गया। उस दिन रात को संध्या ने पति को फ़ोन किया और रोते रोते उसने सब बता दिया। अमित, यहाँ मुझे गैस पर खाना बनाने नहीं दिया जाता। सासू माँ कहती है मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनेगा। मैं रोज़ धुएं में जलती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। फ़ोन के उस पार अमित ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, संध्या, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं छुट्टी पर आकर माँ से बात करूँगा। तुम हिम्मत रखो। लेकिन संध्या जानती थी यह ठीक होने के नाम ही नहीं ले रहा था। हर दिन सास और नंदे कोई न कोई नई अड़चनें खड़ी कर देती। गैस चूल्हा कोने में रखा रहा, मानो किसी बंद संदूक में कैद संध्या के सपनों की तरह। उसका मन हर पल यही सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा इसी तरह आंसुओं और तानों के बीच जीऊंगी? सास अपनी चाल में बढ़ता गया। समय अपनी चाल से बढ़ता गया। घर की कठिनाइयाँ और सास ननद की तानों के बीच संध्या की जिंदगी में एक नई उम्मीद जुड़ी। वह माँ बनने वाली थी। जब यह खबर सबको मिली तो ससुराल वालों ने औपचारिक मुस्कुराहट जरूर दिखाई, लेकिन असल में किसी ने उसकी सुविधा या आराम की चिंता नहीं की। रोज की तरह वही काम, वही चूल्हे की धुआं, वही बोझ। आखिरकार मायके वाले को जब यह सब पता चला तो उन्होंने संध्या को अपने पास बुला लिया। मायके में उसे वह प्यार और देखभाल मिली जिसकी उसे ज़रूरत थी। माँ हर वक्त उसके सिर पर हाथ फेरती, बिटिया चिंता मत कर, सब ठीक होगा। भाई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। पापा हर पल उसके लिए दुआ करते। और कुछ महीनों बाद संध्या एक नन्ही परी को जन्म दी। उसकी गोद में जब पहली बार बच्ची आई तो संध्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बच्ची की सीने से लगाकर मन ही मन कहा, अब मेरी ज़िंदगी की असली मकसद यही है। चाहे मैं कितनी भी तकलीफ सहूँ, लेकिन इसे हमेशा खुश रखूँगी। कुछ महीने मायके में बीते। वहाँ उसे आराम मिला, बेटी की देखभाल हुई और थोड़ा आत्मविश्वास भी लौटा। लेकिन हर बेटी को एक दिन फिर ससुराल लौटना ही होता है। संध्या भी अपनी नन्ही बच्ची के साथ वापस आ गई। उसे लगा कि शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन ससुराल का तस्वीर वही था। अब भी घर का खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता था। वही धुआं, वही जले हुए हाथ, वही आंसुओं से भरे दिन। पर इस बार सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने रसोई में इधर उधर देखा। गैस चूल्हा और सिलेंडर, जिसे उसके पिता और भाइयों ने इतनी मोहब्बत से दिया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। संध्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ जी, वे गैस चूल्हा कहाँ है जो पापा लेकर आए थे? जेठानी मुस्कुराई और बोली, अरे वह तो अब मेरे पास है। बच्चों के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता है, इसलिए सासू माँ ने मुझे दे दिया। यह सुनकर संध्या का दिल जैसे टूट गया। आंसुओं से भरी आंखों से उसने देखा उसका मायके का दिया हुआ तोहफा, उसका सहारा, उसे कभी इस्तेमाल करने ही नहीं दिया गया और अब उससे छीन भी लिया गया। उस रात उसने पति को फ़ोन कर रोते हुए सब कहा, अमित, मेरे माँ बाप कितने अरमान से वे गैस चूल्हा दिया था, मुझे कभी उस पर खाना बनाने ही नहीं दिया गया। अब ये जेठानी जी को दे दिया गया। मेरा दिल टूट गया। लेकिन अमित, जो हमेशा अपनी माँ के आगे चुप हो जाता था, बस इतना ही कहा, संध्या, मैं कुछ नहीं कर सकता।
दिन गुजर गए। संध्या घर की छोटी बहू थी, इसलिए सब काम उसी को आकर टिकता। सुबह से रात तक चूल्हे पर खाना बनाते बनाते उसका दम घुटने लगता। उसकी 6-7 महीने की बच्ची आंगन में या रसोई के कोने में लेटी रहती। जब धुआं आंखों में जाता वह जोर जोर से रोने लगती। संध्या खाना बनाते बनाते उसके पास दौड़ती, गोद लेने की कोशिश करती, लेकिन उसके हाथ आटे और सब्जी से भरे होते। सबसे ज़्यादा उसे तब चोट लगती जब सास उस बच्ची के पास जाती। घर की बाकी पोते पोतियों को तो प्यार से गोद में उठा लेती, उन्हें सहलाती, पर संध्या की बेटी को नज़रअंदाज कर देती। बच्ची रोती रहती और संध्या का दिल कसक उठता। उसे लगता जैसे सासू माँ अपनी नफरत अब उसकी बेटी पर निकाल रही है। हर रात बिस्तर पर जाते ही संध्या तकिए में मुंह छुपाकर रो पड़ती। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरी बच्ची को यह सब सहना पड़ रहा है। संध्या की जिंदगी मानो एक न खत्म होने वाली परीक्षा बन चुकी थी। सुबह से लेकर देर रात तक वह घर के सारे काम करती। खाना बनाना, सब्जी काटना, रोटियां सेकना, बर्तन मांजना, आंगन बहारना, बाकी छोटे बड़े काम। थकान से उसकी शरीर जवाब देने लगता, लेकिन सास की उम्मीद और शिकायत कभी नहीं कम होती। हर दिन जब पति अमित अपने काम पर होता, सास फोन उठाकर उसी पर उल्टा सीधा कहने लगती। अमित, तुम्हारी बीवी बिल्कुल कामचोर है, बस दिखावा करना जानती, खाना ठीक से नहीं बनाती, घर संभालना नहीं जानती, दिन भर बस बच्ची के पीछे पड़ी रहती है, घर का ध्यान ही नहीं रखती। तो कभी यह इल्ज़ाम लगाती, तुम्हें नहीं पता बेटा, ये बहू हमारे सामने बहुत अकड़ दिखाती है। ये बातें अमित को खटकती जरूर, लेकिन माँ की बातों के आगे वह चुप रह जाता। दूसरी तरफ संध्या को समझ ही नहीं आता कि यह सब कब और कैसे हुआ। हे भगवान, मैंने कब अकड़ दिखाई, कब घर का ध्यान नहीं रखा, कब खाना ठीक से नहीं बनाया। क्या मेरी हर छोटी बड़ी बात तोड़ मरोड़ कर पति तक पहुंचाई जाती है। उसका दिल टूटने लगा। सास और नंदे के सामने तो वह पहले ही असहाय थी, पति भी दूर रहते हुए रोज ऐसी बातें सुनने लगा था। एक बार जब उसके मायके वाले भाई और भाभी उससे मिलने आए तो उन्होंने भी ससुराल वालों की बातें सुनी। सास ने सामने ही कहा, देखो जी, अपनी बहन को समझाओ, यह घर को घर नहीं मानती, यहाँ का खाना, यहाँ का काम कुछ भी ठीक से नहीं करती। भाई भाभी का चेहरा उतर जाता। वह सोचते, हमारी बहन इतनी बुरी कैसे हो सकती, वह तो मायके में कभी किसी को दुखी तक नहीं करती थी। धीरे धीरे संध्या ने देखा उसके मायके वाले आना कम करने लगे। कभी कभी उसका भाई दरवाजे तक आता और बिना ज़्यादा समय बिताए लौट जाता। यह सब देखकर संध्या का दिल और ज़्यादा टूट गया। अब तो मेरा सहारा भी छिन गया, न पति साथ है न मायका। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक अमित का फोन आया। उसकी आवाज़ में एक ठहराव थी। संध्या, अब बहुत हो गया, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हम लोग शहर में साथ रहेंगे, वहाँ हमारी अपनी दुनिया होगी। संध्या के कानों में जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। सच कह रहे हो अमित, तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? हाँ संध्या, अमित ने धीरे से कहा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और बेटी मेरे पास रहे। तुमने बहुत सहा, अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले आऊँगा। उस दिन के बाद संध्या की आंखों में एक नई चमक आ गई। रोज की परेशानियों के बीच भी वह सपनों में डूब जाती। शहर की सड़कों पर घूमना, गैस पर आराम से खाना बनाना, पति के साथ छोटी छोटी बातें करना। आखिरकार वह दिन भी आया। अमित छुट्टी लेकर आया और सबके सामने साफ साफ कहा, मैं संध्या और अपनी बेटी को अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। अब से ये मेरे साथ रहेंगे। सास का चेहरा बिगड़ा, लेकिन बेटे के बात के आगे वह ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी। नंदे भी आपस में कानाफूसी करती रह गई। संध्या ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और पति के साथ घर से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू जरूर बह रहे थे, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और नई उम्मीद के थे। शहर में आकर उसकी जिंदगी बदल गई। यहाँ वह और अमित एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। अब वह हर सुबह अपनी मर्जी से शुरू करती, रसोई में गैस पर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, अपनी बेटी को खिलाना पिलाना और पति के साथ मुस्कुराते हुए बात करना। यह सब उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वह अब खुलकर हंसने लगी थी। अब कोई नहीं कहता खाना सिर्फ मिट्टी के चूल्हे पर बनेगा। अब कोई नहीं ताना मारता। अब मेरी बेटी भी मेरे साथ मुस्कुरा सकती है, बिना धुआं में रोए। संध्या ने अपने भीतर आज़ादी को एहसास किया। तो दोस्तों, यह थी संध्या की कहानी। एक ऐसी बहू की कहानी जिसने ससुराल में ताने, अत्याचार और बेबसी झेली, लेकिन आखिरकार
लेकिन आखिरकार अपने पति के साथ शहर आकर उसने एक नई आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत की। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी घटनाएं घटी हैं, या क्या आपने अपने आसपास ऐसी किसी बहू, बेटी या बहन को देखा जिसने ये तकलीफ़ झेली है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय और आपकी अनुभव इस कहानी को और सच्चा और गहरा बना देगा। धन्यवाद।